वक्फे के बाद मेहताब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। सर, पाइट के जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं इदरीस ख्वाजा साहब, वो हमारे साथ हैं। सर, मुझे ये बताएं कि आप इससे पहले हम ग्रोथ का जो मॉडल मैक्रो लेवल पे है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी जो रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ी है उसमें आपने बुनियादी तौर पर वो प्री रिक्विजिट्स भी बताई हैं कि जो करने के नतीजे में जो है वो रिफॉर्म्स करने के नतीजे में ग्रोथ जो है वो सस्टेन हो सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक ग्रोथ फ्रेमवर्क दिया था डॉक्टर नदीम उल हक साहब ने जब वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे 2011-12 में, ये उससे कितना मुख्तलिफ है? ये उससे आप हम कह लें, देखें, तो पहले हम ये कह रहे हैं कि इसको ग्रोथ फ्रेमवर्क ना समझें, इसको रिफॉर्म एजेंडा, और जो है दूसरा ये है कि ये उससे एक स्टेप आगे है। और हम फिर कह रहे हैं कि इसमें ये नहीं है कि ये हरफ आखिर है, इस पे भी कई चीजों के बारे में हमें भी नहीं मालूम कि जो है पाकिस्तान का अगर जो है टैक्सेशन सिस्टम आइडियल क्या होगा, इस पे मजीद रिसर्च करने की जरूरत है। तो हमने मोटी मोटी चंद बातें की हैं, बहुत सी मोटी मोटी बातें की हैं और उनकी तफसील भी दी है। लेकिन यह है कि हम इरादा ये रखते हैं कि एक कांस्टेंट एडवोकेसी के जरिए और रिसर्च करने के जरिए हम अपनी ये बातें जो है मजीद आगे जो है हुकूमत को भी और जो है आम पब्लिक को भी बताते रहेंगे। और इससे जो है एक रिफॉर्म के बारे में जो है एक एडवोकेसी डेवलप होगी, एक जो है उसकी एक्सेप्टेंस डेवलप होगी। जब रिफॉर्म्स की एक्सेप्टेंस डेवलप हो जाएगी तो फिर खुद ब खुद जो है रिफॉर्म्स जो है हो जाएंगे। अब जो स्ट्रेटेजी आप कह रहे हैं कि एक इंटरनेट भी इसके, जी मैं इंटरनेट पे आता हूं। जी इंटरनेट जो है, हम इंटरनेट, मेरी तो सजेशन यह होगी जाती तौर पे कि हुकूमत को इस पे खर्च करना चाहिए। हुकूमत जो है रोड्स पे खर्च करती रहती है, ब्रिजेस पे, फ्लाईओवर्स पे, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स पे। अगर आप हुकूमत इंटरनेट प्रोवाइड करने पे अपने कुछ पैसे खर्च करे तो जो है इसके पे ऑफ्स बहुत ज्यादा। आप फर्ज करें कि एक शख्स को जो है वो कोई दूर दराज इलाके में रहता है और उसको कोविड का टेस्ट कराना, तो पहले जो है वो कहीं एक गाड़ी करके 200 मील जो है किसी शहर में आएगा, लेबोरेटरी में टेस्ट कराएगा। अब लेबोरेटरी कहेगी कि 24 घंटे बाद रिजल्ट मिलेगा। अब उस शख्स को या तो वो कहीं उस शहर में होटल में रहना है या वापस चले जाएगा और कल दोबारा रिपोर्ट लेने आएगा। अब अगर उस शख्स के पास अगर अपने घर में, जो कि मेन शहर से 400 मील दूर है, अगर उसको इंटरनेट अवेलेबल हो तो लेबोरेटरी उसको व्हाट्सएप पे जो है रिपोर्ट जो है भेज सकती। तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेंडिचर बच जाएगा। तो इंटरनेट के फवायद बेतहाशा है। लेकिन सर इंटरनेट लेकिन सर, ये बातें तो ठीक है। आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में सबसे बड़ा मसला क्या है? उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में पता नहीं कितनी एनओसी चाहिए। जी, हमने भी एक वेबिनार किया था और हमें जो है जो कंसर्न लोग थे उन्होंने बताया था कि 45 स्टेप्स चाहिए शहर के अंदर। तो जो है इन मुश्किलात को दूर करने की भी जरूरत है। लेकिन देखिए, इंटरनेट प्रोवाइड करने में क्या चीज की जरूरत है? नंबर 1, इसका और मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा मुश्किल डिफेंस और कैंट के एरियाज में है। वहां तो मुमकिन ही नहीं है। जी जी हाँ, बिल्कुल वो मुश्किलात को भी दूर करने की जरूरत है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है उन तक आप इंटरनेट पहुंचाएं तो इकोनॉमी को बहुत फायदा हो। नंबर 1, गवर्नमेंट इसका स्पेक्ट्रम सेल करती है और स्पेक्ट्रम बहुत, गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम को जो है रेवेन्यू का सोर्स बनाया हुआ है। पहली बार जब 2005 में बेचा था तो कोई तकरीबन 230 मिलियन पे एक एक सर्विस प्रोवाइडर को जो है प्रोवाइड किया था। अब गवर्नमेंट का इरादा कोई $1 बिलियन पे जो है तकरीबन इसका स्पेक्ट्रम बेचने की जरूरत। स्पेक्ट्रम की बात मैं आपको ये बता दूं, ये फ्रीक्वेंसी है जिसके जरिए जो है वो अपने इंटरनेट जो है पहुंचाते हैं दूसरे तक। पाकिस्तान के पास 19,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। ये हमें एक इंटरनेट के माहिर ने जो है बताया था, एक्सपर्ट ने, जो पीटीए वगैरह में भी रहे हैं। और इस वक्त तक पाकिस्तान ने सिर्फ 256 मेगाहर्ट्ज जो है सेल किया।
अब इसको रेवेन्यू का सोर्स बनाने की बजाय अगर जो है गवर्नमेंट बहुत चीप रेट्स पे इसको सेल करे और साथ जो है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे वादा ले कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना है शहर से गांव तक जो है इंटरनेट पहुंचाने, तो वो जो उसकी कॉस्ट जो है स्पेक्ट्रम की फी देने में जाएगी, वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने में चली जाए तो प्रॉब्ली इंटरनेट जो है गांव तक और दूसरा इलाकों तक जो है पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि आप कहें कि 40% से ज्यादा लोग तो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो तो जो इंटरनेट की 1000 या 500 रुपए की फीस भी नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। इन लोगों को गवर्नमेंट को BISP के थ्रू या किसी तरीके से इंटरनेट देने की जरूरत है। इस पे खर्चा यकीनन है, वो एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना खर्चा है। जरूरी नहीं कि पूरे दिन का दें, चंद घंटों का दे दें, लेकिन जो है उससे आप फवायद देखें। ऑनलाइन एजुकेशन कितनी ज्यादा हो सकती है। कहा यह जाता है कि जो शख्स गांव में रहता है और जो शख्स शहर में रहता है उसके ब्रॉटअप में, उसके एक्सपोजर में फर्क है, इसलिए कि उसने शहर की दुनिया देखी हुई है। लेकिन आप इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं तो वो गांव में बैठा हुआ शख्स भी नेटफ्लिक्स से, यूट्यूब से और जो इंटरनेट पे बेतहाशा एजुकेशन का मवाद पड़ा हुआ है वो उससे मुफीद हो सकता है। ये इंटरनेट हो गया। फिर जो है टेलीमेडिसिन, जो है आपके गांव तक जो है डॉक्टर नहीं पहुंच। आपने और सेक्टर के बारे में बात की है और वो है कौन सा? रियल एस्टेट में किस तरह की रिफॉर्म्स जो है वो आपने प्रपोज की है सर? देखिए रियल एस्टेट सर, जी हाँ, मेहताब साहब, इस तरह है ना कि हर चीज की एक मार्केट होती है। मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारी रियल एस्टेट की मार्केट तकरीबन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब देखिए, अगर आप मार्केट से डॉलर खरीदने जाते हैं तो आपको ये खतरा नहीं है कि इस वक्त डॉलर 156 का है तो मार्केट वाला कोई आपको 170 में बेच देगा, क्योंकि आप इंटरनेट पे रेट देख कर जा सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में रेट क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो मार्केट के कंस्ट्रक्ट होने में, अच्छी तरह से चलने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंफॉर्मेशन। बायर को भी इंफॉर्मेशन हो जो चीज वो खरीद रहा है उसके बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, और जो है सेलर को भी इंफॉर्मेशन। रियल एस्टेट मार्केट में ये इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये इंफॉर्मेशन आएगी कैसे? ये इंफॉर्मेशन ऐसे आएगी कि ट्रांजैक्शन तो हो रही है ना। अगर उस के आज जो है ये फला प्लॉट इतने का बिका है, तो ये है अगर उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया जाए किसी तरीके से, उसको हुकूमत भी पब्लिक कर सकती है कि वो जिस पे रजिस्ट्रेशन होती है, अगर वो सही प्राइस पे रजिस्ट्रेशन हो रही है, और उसको रियल एस्टेट डीलर्स भी पब्लिश कर सकते हैं। होना चाहिए सबसे बड़ी तो वो फाइल बेचते हैं और वो तो चाहते ही नहीं है कि ये पब्लिक हो, चुके उसके नतीजे में वो टैक्स डेट के अंदर उन्हें आना पड़ेगा। तो देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं मेहताब साहब, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है वो रूल्स, प्रोसेसेस, लॉस का डेवलप करना। आपको कानून ये बनाना चाहिए कि जो है ये जो प्राइस है, ये रियल एस्टेट डीलर्स अपनी एक एसोसिएशन बनाएंगे, जैसे वकला की एसोसिएशन होती है, जैसे डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एसोसिएशन है, और वो अपने मेंबर्स को वॉच करते रहते हैं। अगर कोई सही काम नहीं करता तो बाज वक्त उसका लाइसेंस कैंसिल भी कर देते हैं। तो रियल एस्टेट डीलर्स की भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए जो कि सेल्फ पुलिसिंग करे, वो प्राइसेस को वेबसाइट पे डिक्लेयर करें। उनको जब वो डिक्लेयर करेंगे तो उनको अपना फायदा नजर आएगा। अभी तो ये है ना कि वो जो थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन हो रही है ना डिक्लेयर करके उससे गेन करते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी तो उनका कमीशन वहां से इंक्रीज हो जाएगा जो ट्रांजैक्शंस इंक्रीज। तो एक चीज तो यह है कि ये प्राइसेस डिक्लेयर होनी चाहिए। तो मुझे और आपको प्राइस मालूम होगी कि कल डिफेंस में या कल बाराकू में जो है प्लॉट कितने का बिका, तो जो है फिर कोई जो है किसी को। दूसरा यह है कि रियल एस्टेट में जो है स्कैम्स बहुत सारे होते हैं। उन स्कैम्स को रोकने के लिए भी हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत बेसिकली एम्पायर है। एम्पायर ने क्या करना है? रूल्स बनाने हैं और रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो नंबर 1 जो है, मैंने जो प्राइसेस का आपको कहा वो होनी चाहिए। दूसरा यह है कि आप ये कानून बना दें कि जिस प्रॉपर्टी को भी बेचेंगे पहले उस पे कम से कम 1 हफ्ता के लिए ये लगाएंगे फॉर सेल, ताकि जो भी खरीदना चाहे वो आके अपनी प्राइस जो है कोट कर सके। अंदर खाने ही जो है
कोई किसी से डील ना हो जाए। फिर जो है आपको अगर इस तरह की प्राइसेस डिक्लेयर होती रहेंगी तो कोई, जैसे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है ना, कोई ना कोई रिसर्चर वगैरह जो है इसका इंडेक्स बना लेगा और आपको पता चल सकेगा कि प्राइसेस का उतार चढ़ाव जो है क्या है। फिर हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलेट करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा स्कैम्स हाउसिंग सोसाइटीज में होते हैं। तो आपको होना चाहिए कि जी ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये बिल्डर्स हैं, इनको लाइसेंस मिला हुआ है, सिर्फ यही बिल्डिंग, और वो लाइसेंस की कोई ना कोई कंडीशंस हो, यही सिर्फ जो है बिल्डिंग बना सकते हैं, दूसरे लोग जो है नहीं बना सकते। अपने घर तो बना सकते हैं लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज जो है नहीं बना सकते। जिसके पास लाइसेंस होगा वो ही बना सकता है, और जिसको लाइसेंस आपने दिया हुआ है फिर उसको वॉच करते रहें। एक रेगुलेटर हो, और वो एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है, बहुत नई बनी है, अब देखेंगे उसकी कारकर्दगी कैसी रहती है। लेकिन जो है एक न एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूरी है कि जो रियल एस्टेट में जो कुछ हो रहा है उसको वॉच करती रहे। इससे जो है रियल एस्टेट जो है ग्रो करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है बायर और सेलर को फैसिलिटेट। सर एक एक वो मैक्रो साइड का एक सवाल रह गया था, वो बड़ा जरूरी है। आपकी रिपोर्ट के अंदर ये भी रिकमेंड किया गया है कि पीएसडीपी जो है उसकी जो है उसको सियासी रसूख से निकाला जाए। तो इसके बारे में जो है वो बेसिकली बाइट की रिसर्च और आपकी सजेशन क्या है? जी, पीएसडीपी के बारे में मेहताब साहब हम ये कह रहे हैं कि इसका एक प्रोसेस फॉलो करें कि जिसको रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कह रहे हैं। कि यानी सबसे पहले तो जो है जब एक प्रोजेक्ट बनेगा तो जो है उसकी कोई फिजिबिलिटी बननी चाहिए। फिजिबिलिटी से पहले भी उसकी डिमांड्स पर कोई बेसलाइन सर्वे, जिसको कहते हैं ना, बेसलाइन सर्वे होना चाहिए। फिर जो है ये प्रोजेक्ट जो है इसकी कॉस्ट क्या आएगी, इसके जो है आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसके इनपुट्स क्या हैं, और वो जो है क्या वो इनपुट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, उनकी प्राइसेस क्या हैं। ये सारी चीजें जब तक एक फिजिबिलिटी नहीं बनेगी, ये फॉरेन जो डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके केसेस में तो ये फिजिबिलिटी बन रही है, लेकिन जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली पीएसडीपी से फाइनेंस हो रहे हैं, उनकी ये फिजिबिलिटी हालांकि शायद कवानीन में और प्रोसीजर्स में मैनुअल में कहीं लिखा हो, लेकिन प्रॉपर चीज जो है बनती नहीं। दूसरी ये है कि जो भी आप काम करें उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको स्टार्ट में भी करना है कि बहुत सारी चीजों के बारे में अब जो है आप कह रहे हैं कि पता नहीं ऑरेंज ट्रेन बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी, इसके उतने फवायद हैं या नहीं है, बीआरटी बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी। ये एनालिसिस आपको प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले करना चाहिए। और जो आपको ये बीआरटी है या दूसरा है इस टाइप के प्रोजेक्ट्स कि क्या वो कोई ऑल्टरनेट भी मौजूद हैं और क्या कोई बेहतर ऑल्टरनेट मौजूद हैं, क्या हमको यही बनाना चाहिए था या दूसरी कोई चीज बनानी चाहिए थी। इस टाइप के सारे एनालिसिस आपको ये रिजल्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें जो है होंगे। और जब आप प्रोजेक्ट कर लें, देखिए अभी तक जो है, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं, आपकी जो पहली मोटरवे बनी है M1 या M2, उसका अभी तक किसी ने इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं किया कि इसने हमें फायदा दिया है या उतना फायदा दिया है या नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेड। आप अपनी मोटरवे पे देख लें, दुनिया की जो मोटरवेज हैं उनमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है पैसेंजर ट्रैफिक के बजाय कार्गो ट्रैफिक होती है। हमारी मोटरवेज पे कार्गो ट्रैफिक ना होने के बराबर। और जब हमने बनाई थी तो स्लोगन तो इसका ये था कि कराची से काशगर तक, लेकिन वो कराची से काशगर तक तो नहीं हुआ। और वो कराची से काशगर जब हम कह रहे थे तो बेसिकली कार्गो ट्रैफिक की बात कर रहे थे। तो कार्गो ट्रैफिक क्यों नहीं है, ये हमने प्लान में तो रखा होगा, अब किसी ने एनालिसिस नहीं किया कि क्यों नहीं। तो आपको इम्पैक्ट एनालिसिस है बहुत जरूरी है। ये आपके फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स को जो है इन्फॉर्म करेगा कि हमने पहले ये गलती कर दी थी, आइंदा ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, आप ये देखिए अगर इस टाइम जो पीएसडीपी है, ये पीएसडीपी के बारे में मैं अपने देखने वालों को बता दूं, इससे मुराद है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये फेडरल गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करती है। उसमें सर सबसे बड़ा मसला थ्रो फॉरवर्ड का है। थ्रो फॉरवर्ड से मुराद ये है कि टोटल जो प्रोजेक्ट्स हैं और टोटल उनकी कॉस्ट है। स्टडीज ये कहती हैं कि इस टाइम जो पीएसडीपी में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी अगर एलोकेशन देखें हर साल की,
तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अगले 30 साल में, बल्कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 50 साल में भी कंप्लीट नहीं हो सकते। तो इस तरह का डेवलपमेंट का जो है वो उसका फायदा क्या है सर? तो बुनियादी तौर पे आप नहीं समझते कि हमें थ्रो फॉरवर्ड को कम करने की जरूरत है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। कंप्लीट करें उन्हें। तो मेहताब साहब यही है कि जब आप ये फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे, कि पहले फिजिबिलिटी बनी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, तो फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होके पीएसडीपी में आ रहे होंगे उनकी तादाद कम हो जाएगी। अभी तो सिर्फ जो है एक इलेक्शन स्लोगन के तौर पे कि ये हमने फला हल्के में गए थे और उस प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया और उसको पीएसडीपी में डाल दिया। कई प्रोजेक्ट्स जो है जो प्रॉपर यानी मैकेनिज्म है सीडीडब्ल्यूपी वगैरह से अप्रूव भी नहीं होते बजट, और वो डायरेक्टली बजट में आ जाते हैं। तो लेकिन जब आप ये कंडीशन कानून में रख देंगे कि पहले फिजिबिलिटी बनना जरूरी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना जरूरी है, तो फिर प्रोजेक्ट्स आपके पीएसडीपी में कम आएंगे, आपका थ्रू फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर, आपने एनर्जी सेक्टर के बारे में भी जो है इसके अंदर लिखा है। तो एनर्जी सेक्टर में आपको पता है इस टाइम सबसे बड़ा मसला तो सर्कुलर डेट का है, और लेकिन आपने ये उसके अंदर रिकमेंड किया है कि इसकी मार्केट जो है वो डेवलप करने की जरूरत है। तो एनर्जी सेक्टर में किस तरह की रिफॉर्म्स की जरूरत है? एनर्जी सेक्टर में देखिए, सबसे पहले तो एनर्जी सेक्टर में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। सही। फेडरल गवर्नमेंट जो है तमाम नहीं चला सकती। वो खास देखिए डिसेंट्रल कि मतलब है कि अगर आप डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना तो शायद इस वक्त मुमकिन नहीं होगा और शायद मतलब मुनासिब भी नहीं है। लेकिन जो है अगर डिस्कोस को प्रोविंसेस के हवाले कर दिया जाए तो जो है एक मसला तो आपका ये हो सकता है, थेफ्ट का मसला किसी तक है जो है हल हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो है देखिए चोरी को कौन रोक सकता है? पुलिस रोक सकती है, और पुलिस जो है प्रोविंसेस के अंडर है। इलेक्ट्रिसिटी जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। तो अगर जो है खास तौर पे जब ऐसी सूरत हाल हो कि फेडरेशन में हुकूमत एक पार्टी की हो और प्रोविंस में दूसरी पार्टी की हो, तो फिर जो है इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता कि चोरी को रोकना है या बिजली के दूसरे मामलात को जो है हल करना है। तो डिस्कोस को आपको दे देना चाहिए बेसिकली जो है प्रोविंसेस को। और बाकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी को बेहतर करना है। सर इस पे डिस्कशन करते हैं, अभी एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आके ये रेगुलेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे साथ ही रहें, वक्फे के बाद दोबारा